क्लास 9th के फर्स्ट चैप्टर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का दूसरा सेक्शन द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, इसको रिवाइज कराने जा रहे हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पिछले क्लास में बताए थे कि किस तरह फ्रांस का इकोनॉमिक कंडीशन बड़ा ही खराब होता चला गया। फ्रांस का रॉयल ट्रेजरी एम्प्टी था जब लुई 16 रूलर बना था 1774 में। फ्रांस ने अमेरिका को वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में हेल्प किया था। फ्रांस पर मोर देन 2 बिलियन लीवर का जो है सो कर्ज आ गया था और स्थिति ऐसी आ गई थी कि जो रेगुलर एक्सपेंस था गवर्नमेंट का, यूनिवर्सिटी का, कोर्ट का, इस सब को जो है सो मीट करने में, इस जरूरत को पूरा करने के लिए उसके पास धन नहीं था। इसीलिए और ऊपर से फ्रांस ने जो कर्ज लिया था उस पर 10% के इंटरेस्ट के रेट से जो है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा था। मैक्सिमम जो इनकम था गवर्नमेंट का वह इंटरेस्ट पे करने में ही चला जाता था। रेगुलर एक्सपेंस के लिए भी उसको बहुत परेशानी हो रही थी। इसीलिए ऐसी परिस्थिति में उसके पास एक ही अब चारा था कि फिर से टैक्स इंक्रीज किया जाए। लेकिन मुश्किल यह था कि रूलर लुई 16 अकेले डिसाइड नहीं कर सकता था टैक्स इंक्रीज करने के बारे में। फ्रांस में एक सिस्टम था टैक्स को इंक्रीज करने का, वह यह था कि एक पॉलिटिकल बॉडी होता था जिसको स्टेट्स जनरल के नाम से जाना जाता था। इसमें 1200 मेंबर्स होते थे। ये कोई रेगुलर पॉलिटिकल बॉडी नहीं था। जब कभी भी फ्रांस में टैक्स इंक्रीज करना होता था तो इसके लिए एक इलेक्शन कंडक्ट किया जाता था और इस इलेक्शन के थ्रू जो सोसाइटी के 3 स्टेट्स के जो लोग हैं, ये तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए कलर्जी क्लास के लोग 300 अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे, तो नोबिलिटी क्लास के भी लोग 300 अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे। कॉमन पीपल का पॉपुलेशन चूंकि बहुत ज्यादा था, 90% के लगभग, इसीलिए कॉमन पीपल 600 अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते थे। तो इस तरह ये तीनों स्टेट्स के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की संख्या 1200 के लगभग 1200 होती थी। अब ये दूसरा जो सिस्टम था वोटिंग का, इस वोटिंग के अंतर्गत ये तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव के पास एक वोट होता था। जैसे कि कलर्जी क्लास के लोग रिप्रेजेंटेटिव यदि 3 वोटिंग करते, उनके 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, वे यदि वोटिंग करते तो उनके वोट को 1 वोट माना जाता। इसी तरह नोबिलिटी क्लास के 300 रिप्रेजेंटेटिव के वोट को 1 वोट माना जाता और कॉमन पीपल के 600 की रिप्रेजेंटेटिव के वोट को भी 1 वोट माना जाता। ये भी पिछले क्लास में बताए थे कि कलर्जी और नोबिलिटी क्लास के लोगों को प्रिविलेज मिला हुआ था, उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता, सिर्फ कॉमन पीपल के ही लोगों को टैक्स पे करना पड़ता था। तो इसीलिए वोटिंग के समय कलर्जी और नोबिलिटी क्लास टैक्स इंक्रीज करने के प्रपोजल को सपोर्ट करते थे और कॉमन पीपल के लोग जिनको टैक्स पे करना पड़ता था वे उसका अपोज करते थे। तो इस तरह 3 वोट्स में से 2 वोट्स टैक्स इंक्रीज करने के फेवर में जाता था और 1 उसके अगेंस्ट में जाता था। तो इस तरह प्रपोजल पास हो जाता था और टैक्स इंक्रीज हो जाता था। लेकिन इस बार 1789 में जब स्टेट्स जनरल की मीटिंग हुई तो इस बार कॉमन पीपल के जो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होकर के आए थे वो मैक्सिमम मिडिल क्लास के एजुकेटेड पर्सन थे। ये लोग स्टेट्स जनरल की मीटिंग में भाग लेने से पहले कॉमन पीपल के लोगों को इन्होंने यह कहा था कि जिनके पास कोई भी प्रपोजल है तो वे अपने विचार लेटर के थ्रू जो है तो उनके पास भेजें। इस तरह 40,000 लेटर्स कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव के पास आए और इसके आधार पर कॉमन पीपल के रिप्रेजेंटेटिव इस बार यह निश्चय किया कि इस बार वे प्रपोजल रखेंगे कि वोटिंग डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के आधार पर। डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का मतलब होता है
कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो इसके आधार पर कॉमन पीपल के लोग चाहते थे कि वोटिंग 1 पर्सन 1 वोट के प्रिंसिपल पर हो, और इस तरह उनका अपना विचार था। यदि इसके आधार पर यदि वोटिंग होता था तो 600 वोट्स जो है तो टैक्स इंक्रीज करने के अगेंस्ट में जाएंगे और टैक्स इंक्रीज जो है तो नहीं हो पाएगा। लेकिन लुई 16 जान गया कि इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है तो उसका जो प्रपोजल है टैक्स इंक्रीज करने का वो टैक्स इंक्रीज नहीं कर पाएगा, और जबकि जरूरत उस समय टैक्स इंक्रीज करने की थी। जब लुई 16 उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया तो वे लोग उसके अगेंस्ट में बाइकआउट किए स्टेट्स जनरल का, और बाहर आकर के उन्होंने यह फैसला किया कि वे लोग ही अब देश के एक्चुअल जो है तो रिप्रेजेंटेटिव है, वही